Greetings class. As we have discussed ARR method, now it's the turn that we need to discuss advantages and disadvantages of ARR method, accounting rate of return method या average rate of return method class. So we are coming with advantages first. Advantages क्या है बेटा? सबसे first है simple. So ARR method is very simple to understand and use. ठीक है, calculation is very easy, no tedious calculations etc. You can write these points in this. Okay, this is very simple point actually. Second point is entire lifetime of the project is considered. बेटा हमारे कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, मेथड्स अभी तक हमने पढ़े नहीं है, जिसमें क्या होता है कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ को कंसीडर नहीं किया जाता. ठीक है, लाइक अगर 5 years तक का प्रोजेक्ट है तो ओनली 2 or 3 years आर कंसीडर्ड. अभी हम जो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे पे बैक पीरियड मेथड, उसमें सिर्फ 2 या 3 साल या जब तक हमारा प्रोजेक्ट की एक्चुअल में हमारा रिटर्न आ जाता है, जो पे बैक आ जाता है, तब तक हम उसको कंसीडर करते हैं. बट इस वाले मेथड में क्या है, ARR मेथड में हम पूरे के पूरे नंबर ऑफ ईयर्स को कंसीडर करते हैं जब तक हमारा प्रोजेक्ट चलता है. ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है इसकी? सबसे पहली, इट यूजेज अकाउंटिंग इनकम रादर देन कैश फ्लो. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है बेटा कि ये हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करता है, इट डजंट कंसीडर कैश फ्लोज. मैंने आपको पहले भी बताया था कि द मेथड्स विच यूज कैश फ्लो मेथड्स, जो कैश फ्लो क्राइटेरिया को यूज करते हैं, वो मेथड्स अप्रोप्रिएट माने गए हैं बिकॉज उनसे बिजनेस की एक्चुअल पिक्चर पता चल जाती है. क्योंकि प्रॉफिट्स हमारे बिजनेस की कभी भी एक्चुअल पिक्चर नहीं बताते, क्योंकि प्रॉफिट्स जो होते हैं बेसिकली वो हमारे जो है उसके अंदर डेप्रिसिएशन का एक ऐसा फैक्टर है जो हमारा रॉन्गली लिखा जा सकता है. ठीक है, तो इसीलिए जो कैश फ्लोज हैं वो हमेशा हमारे बिजनेस की एक्चुअल पिक्चर बताते हैं, जो हमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है जिस मेथड में हम नहीं बता पाता, क्योंकि ARR के अंदर हम नेट प्रॉफिट कंसीडर करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसीडर करते हैं, ना कि कैश फ्लो. नेक्स्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी नॉट कंसीडर्ड. एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस मेथड का क्या है बेटा कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता. ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि सपोज मैं आज आपको 10,000 देती हूँ और 10 साल बाद आपको 10,000 दूं, तो अगर मैं ARR मेथड यूज कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि आज के 10,000 का प्रॉफिट और 10 साल बाद के 10,000 का प्रॉफिट सेम है. ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. बट आपको पता है क्लास कि अगर मैं 10 years के बाद आपको 10,000 रुपीज दूंगी तो उसकी वैल्यू विल नेवर बी सेम एज द वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज टुडे. ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड इन ARR मेथड. तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है. जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखिए प्रोजेक्ट A प्रोजेक्ट B, 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी एवरेज इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख की दे रखी है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस दे रखे हैं 2,000, 4,000, 6,000 प्रोजेक्ट A के, 10,000, 8,000, 6,000, 4,000 इस तरीके से प्रोजेक्ट B के. अब इनका दोनों का ARR निकाल के दिखा दिया. दोनों का ARR है आपका 6%. अब ये क्या है, दोनों प्रोजेक्ट्स का बेटा ARR सेम आया, बट सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट सेम रिटर्न दे रहे हैं. तो इसलिए हम इस बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो प्रॉफिट्स के बेसिस पे देखा, दोनों के प्रॉफिट्स भी सेम थे, दोनों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी सेम थी और दोनों के जो है एवरेज प्रॉफिट सेम निकले, परसेंटेज ARR की भी सेम निकली. तो इससे हमें डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया कि हम कौन सा प्रोजेक्ट चूज करें. तो इसीलिए जो प्रोजेक्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते, या जो हमारे क्राइटेरिया या जो मेथड्स हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते, वो मेथड्स कभी भी अप्रोप्रिएट मेथड नहीं माने जाते फॉर द असेसमेंट ऑफ कि कौन सा प्रोजेक्ट आपने चूज करना है. ओके, सो इसीलिए इस मेथड को अप्रोप्रिएट नहीं माना गया. नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अ प्री डिटर्मिन्ड रेट. अब क्या होता है, हम ARR जो हम कंपेयर करते हैं, सपोज मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट का ऑप्शन था, उस प्रोजेक्ट ने मुझे 10% का रिटर्न मिला, बट मैं ये 10% में कैसे मान लूं कि मुझे उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. तो मैं एज्यूम करके चलती हूँ कि मेरे पास एक प्री डिटर्मिन्ड रेट होनी चाहिए, कट ऑफ रेट होनी चाहिए, जिससे मैं कंपेयर कर सकूं कि अगर मेरा प्रोजेक्ट की रिटर्न उस रेट से ज्यादा है तो मैं उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूंगी, अगर मेरी उस रेट से कट ऑफ रेट से कम है तो मैं उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दूंगी. तो इस केस में क्या है, हमें पहले तो प्री डिटर्मिन्ड रेट पता होनी चाहिए, मतलब कट ऑफ रेट होनी चाहिए. तो कट ऑफ रेट डिटर्मिन करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है. मैं कहाँ से पता करूंगी इस रेट को, दैट इज ऑल्सो टफ टास्क. ओके, नेक्स्ट इज साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन मीन्स जो हमारा साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट एज इन जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन मीन्स जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हम उसको ध्यान में नहीं रखते. हम सिर्फ क्या ध्यान में रखते हैं, जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे इसमें हमने सिर्फ क्या ध्यान में रखा कि हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी थी और हमारा जो है बेसिकली हमारे जो एवरेज जो प्रॉफिट्स थे वो कितने थे. तो जो हमारे प्रॉफिट्स थे वो कितने थे,
तो इसमें क्या था, सपोज जैसे मैं इसमें रीड कर रही हूँ, इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स. इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कंपीटिंग विद ईच अदर मे हैव द सेम ARR बट मे रिक्वायर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट. मतलब क्या है, जैसे दो प्रोजेक्ट्स हैं, सपोज दोनों की रिटर्न मुझे 6% है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देख लेते हैं, दोनों की रिटर्न मुझे 6% मिली ARR दोनों का. लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि इसकी एवरेज इन्वेस्टमेंट कुछ और होती, इसकी एवरेज इन्वेस्टमेंट कुछ और होती. तो उस केस में मैं कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूं, तो एक ये प्रॉब्लम हो जाती है. यानी कि ARR दोनों की सेम आ गई, इट्स ओके, लेकिन मैं एवरेज इन्वेस्टमेंट अगर दोनों की अलग अलग निकली, अलग अलग यानी कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट दोनों की अलग अलग है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है. ठीक है, तो उस केस में क्योंकि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर ही नहीं करता था, एवरेज इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करता है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को तो कंसिडर करता ही नहीं, तो इसीलिए इसमें बोला है कि साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमारे कैश आउटफ्लो है, जो हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसको हम कंसिडर ही नहीं करते. ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट मेथड, दैट इज पे बैक पीरियड मेथड. सेकेंड मेथड है बेटा हमारा पे बैक पीरियड मेथड. जैसे हम लोगों ने अपना क्राइटेरिया डिस्कस किया था क्लास सी, आई विल शो यू, जो हमारा ये वाला फ्लो चार्ट मैंने आपको शो किया था, जिसमें क्या था, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया में ARR मेथड आता था, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. दूसरे होते हैं हमारे कैश फ्लो क्राइटेरिया, जिसमें हमारा पे बैक मेथड आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पे बैक मेथड कर रहे हैं. इसका ARR हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कैश फ्लो क्राइटेरिया का सबसे फर्स्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं, पे बैक मेथड. ये सारे मेथड्स वो मेथड्स है बेटा जो कैश फ्लोज को कंसीडर करते हैं. ARR मेथड वो मेथड था जो कैश फ्लोज को कंसीडर नहीं करता. वो किसको कंसीडर करता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को कंसीडर करता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंसीडर करता है. ओके, तो सबसे पहले वी आर कमिंग टू पे बैक मेथड. बेटा जैसे नाम से ही लग रहा है, पे बैक मेथड मीन्स पे बैक. इसमें इट मीन्स जितना आज आप पे कर रहे हो, आफ्टर व्हाट टाइम यू विल बी गेटिंग दैट मनी इन योर पॉकेट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी पे बैक मेथड. देखिए बेटा, पे बैक मेथड क्या है, द पे बैक मेथड इज द सिंपलेस्ट एंड परहैप्स द मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड ट्रेडिशनल मेथड फॉर अप्रेजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. दिस मेथड कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू पे बैक द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट. मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स को कंसिडर करता है. पे बैक मेथड इज दैट मेथड विच कंसिडर्स द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू पे बैक द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 लाख रुपए एक प्रोजेक्ट में लगा रही हूँ और मुझे ये देखना है कि मुझे कितने टाइम में मेरे 1 लाख मेरी पॉकेट में मुझे वापस मिल जाएंगे, दिस इज नोन एज पे बैक पीरियड बेसिकली. ठीक है, तो पे बैक पीरियड क्या है, इन अदर वर्ड्स पे बैक पीरियड इज द पीरियड इन विच इज रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट. यानी कि मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मुझे कब वापस मिल जाएगा, वो टाइम पीरियड निकालना इज नोन एज पे बैक मेथड. ये हमारा पीरियड कैलकुलेट करता है. जैसे हमारा ARR मेथड था, वो हमारा क्या कैलकुलेट करता था, परसेंटेज ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करता था. पे बैक मेथड क्या करता है, हमारा पीरियड कैलकुलेट करता है. ओके, तो पे बैक पीरियड का एक फॉर्मूला जो है आपको पढ़ना है. जो फर्स्ट मेथड है, इसका फॉर्मूला है आपका, दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन द प्रोजेक्ट जनरेट्स इक्वल कैश इनफ्लोज ईच. फ्लोज आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैश आउटफ्लो, एक होता है आपका कैश इनफ्लो. जो कैश आउटफ्लो होता है बेटा, आपका कैश आउटफ्लो मतलब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, जो आपका स्टार्टिंग में ही आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आउटफ्लो. अब आपका क्या है, कैश इनफ्लोज. कैश इनफ्लोज क्या है कि जो आपको प्रॉफिट्स की फॉर्म में है, जो कैश इनफ्लो यानी कि फ्यूचर में जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में आपकी मशीनरी जो आपको रिटर्न दे रही है इन फॉर्म ऑफ आपकी जो अर्निंग्स है बेसिकली, उसकी बात कर रहे हैं. जो हमारे कैश इनफ्लोज होंगे वो बेसिकली हमें नंबर ऑफ ईयर्स के लिए नंबर ऑफ ईयर गिवन होंगे. ठीक है, तो जब भी हर साल आपके कैश इनफ्लो सेम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज किसी प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपीज लगाए और वो प्रोजेक्ट मुझे हर साल 50,000 50,000 50,000 50,000 5 ईयर्स तक दे रहा है. ठीक है, तो दैट इज द सिचुएशन. तो इस केस में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जब भी हमारे पास कैश इनफ्लोज हर साल सेम होंगे, वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट. मतलब 1 लाख रुपए जैसे इस प्रोजेक्ट में लगा रही थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऊपर आ जाएगी, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो. कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो मीन्स सपोज हर साल में 50,000 रुपए मिल रहे हैं, तो 1 लाख रुपीज ऊपर, नीचे आपका आएगा 50,000. जो कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लोज है एवरेज वाले, वो आपको लिखने नीचे. ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल इफ अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000. प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, आज की डेट में आप 60,000 रुपए लगा रही हूँ, एंड इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड एन एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ 12,000 फॉर 8 ईयर्स. 12,000 रुपए मुझे हर साल मिल रहे हैं फॉर 8 ईयर्स. पे बैक पीरियड क्या होगा, 60,000 ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 12,000 नीचे.
ओके 60,000 क्या है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और 12,000 क्या है आपके कैश इनफ्लोज दैट यू आर अर्निंग सेम फॉर एवरी ईयर। तो 12,000 से डिवाइड किया 60,000 को, इट कम्स आउट टू 5 ईयर्स। इट मीन्स मेरा पे बैक पीरियड कितना है 5 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि 60,000 जो मैंने लगाए थे आई विल गेट माई 60,000 बैक इन माई पॉकेट आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, सेकेंड मेथड आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो क्लास। थैंक यू फॉर टुडे।